Hello everyone, myself Shreyansh Mehta, this is my first video and in this video I have tried कि मैं आपको कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिक्स हैं टू क्रैक द ग्रेट एग्जामिनेशन वो इस वीडियो में बता पाऊँ। बड़ी ब्रीफ और बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है टू गेट अ गुड रैंक। सो लेट मी स्टार्ट विथ माई इंट्रोडक्शन। I have secured All India Rank 7 in GATE 2019. I have secured All India Rank 58 in Engineering Services 2019. GATE 2018 में मैंने All India Rank 51 अचीव किया था and talking about my Engineering Services result ESE 2018 मैं reserve list में था. I was the first candidate on reserve list. An exam was conducted by UPSC for the post of lecturer in 2019 जिसमें मैंने All India Rank 1 अचीव किया है. And in 2018 I have worked in Engineers India Limited. This is a Navratna PSU. Alright. And at last I am a BTech from College of Technology and Engineering located in Udaipur in Civil Engineering. Okay, so let's start with the actual video. So things you'll learn का मतलब ये है कि at the end of this video आपके जो चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी इस वीडियो को देख के वो क्या क्या होंगी। पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन ऑब्वियसली काफ़ी स्टूडेंट्स को पहले से बताया बट स्टिल मैंने ब्रीफ में ट्राई किया है पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन को बताने का। देन अ प्रॉपर डायरेक्शन टू सिक्योर गुड रैंक। प्रॉपर डायरेक्शन टू सिक्योर गुड रैंक, सबसे पहले गुड रैंक ऑब्वियसली सबके लिए अलग अलग होती है बट जो मेरी अप्रोच थी गुड रैंक की तरफ तो ये थी कि पहले जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो कभी मैंने ऑब्वियसली जब कुछ था ही नहीं तो टॉप 10 अंडर फर्स्ट रैंक ये सब थॉट्स आना नेचुरल नहीं है। तो मेरा ये था कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर स्कोर करना है। फिर जब प्रिपरेशन बढ़ती गई तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को और बढ़ाया और ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 जाने का सोचा, फिर अंडर 10 जाने का सोचा। आपने देखा भी है कि मेरी 2018 में 51 रैंक आई, देन इसमें 7 रैंक आई। मैं 2017 की बात करूँ तो मेरी रैंक थी 281। मैंने बीटेक 2017 में कंप्लीट किया था तो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें 281, देन 51 एंड देन 7। तो क्या क्या चीज़ें मैंने इंप्रूव करी, क्या क्या आपको करनी चाहिए टू डायरेक्टली गेट दिस रैंक और दिस जो भी आपका टारगेट हो ऑब्वियसली। देन मूविंग अहेड, हाउ टू प्लान योर प्रिपरेशन। प्लान योर प्रिपरेशन का यहाँ क्या मतलब है कि आपको आपकी प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करने वाले हैं तो उससे पहले आपको एक प्लान करना पड़ता है जो मैंने आगे समझाया है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पहले देखनी पड़ती है, क्या क्या प्लान करना पड़ता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो आपको देखनी पड़ती है, वीकली मंथली प्लानिंग सब मैंने आगे डिस्कस किया है। ऑलराइट, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। ऑब्वियसली हर बच्चे को ये मालूम है कि शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी नहीं होता बट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसे बनाना ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज बच्चे जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो शॉर्ट नहीं होते। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उनको शॉर्ट ब्रीफ में कैसे करना है। तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया है, इसके लिए मैं एक अलग स्लाइड बना के आपको समझाया मैंने आगे। एक्स्ट्रा टॉपर टिप्स वही कि अगर आपको और इम्प्रूव करना है 1000 से आपको 100 से 10 से फर्स्ट, इन सब की क्या प्रिपरेशन क्या स्ट्रेटजीज होती है, टॉपर लोग क्या फॉलो करते हैं, क्या देखते हैं, कैसे इंप्रूव करते हैं। ओके, सो मूविंग फर्दर, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, इसमें टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं एंड विच कैरीज 100 मार्क्स। अब इसका ब्रेकअप क्या होता है, जो 35 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 2 मार्क्स के, जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 1 मार्क। तो ये हो गया 70, ये हो गया 30 एंड विच मेक्स इट 100 मार्क पेपर। ये 3 घंटे में होता है एंड इट इज कंडक्टेड ऑनलाइन, राइट। ये ION डिजिटल करवाता है इसको। इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चंस। और दूसरे तरीके से अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो इसमें 2 तरह के होते हैं, MCQ एंड NAT टाइप। MCQ एंड NAT क्या होता है, देखो MCQ क्वेश्चंस सबको पता होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस में क्या होते हैं, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। इन क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 33%। अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो नेगेटिव कितना होगा, 0.33। और अगर 2 मार्क क्वेश्चन है तो नेगेटिव कितना होगा, 0.67। ओके, NAT टाइप। NAT टाइप का फुल फॉर्म होती है नंबर आंसर टाइप। आपका जो आंसर होगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रखा होगा और आपको आपका आंसर एंटर करना पड़ेगा। आपका आंसर किस फॉर्म में हो सकता है, जैसे 24.333,
तो ये आपको फीड करना होगा, आपको ऑलरेडी मेंशन होगा कि आपको कितने डेसिमल तक जाना है, नहीं मेंशन है तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं इसका आंसर। अगर अगर आंसर नेचुरली सिर्फ एक इंटीजर आ रहा हो या एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकती हो कैलकुलेशन कुछ भी करके, तो गेट जनरली उसका एक वन वैल्यू आंसर देता है। जैसे मान लो उसका आंसर था 24.33, तो गेट बोलेगा इसकी रेंज होगी 20, आंसर की सही रेंज होगी 24.33 टू 24.33। जिसने ये आंसर दिया होगा उसका सही माना जाएगा। अगर जैसे उसका आंसर, उसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशंस है कि डेसिमल में फ़र्क आ सकता है कुछ, तो गेट उसकी रेंज देती है। गेट कैसे रेंज देती है? 23 टू 25 ऐसे दे सकती है, या कुछ भी दे सकती है डिपेंडिंग ऑन द आंसर। ऑल राइट। और ये नॉन नेगेटिव होते हैं, जो एनएटी टाइप होते हैं वो होते हैं नॉन नेगेटिव। इसका प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर का क्या मतलब है मेरा? ट्रांसपेरेंट, ये गेट ऐसा पेपर है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है। जब आप अपना एग्ज़ाम लिख के आते हैं तो सेकंड या थर्ड डे आपकी जो आपने आंसर्स लिखे हैं वो अपलोडेड हो जाते हैं। आंसर्स अपलोडेड, गेट अपनी खुद की आंसर की अपलोड करता है जो प्रॉपर एक्चुअल आंसर की है। उसके बाद आपको चैलेंज करने का ऑप्शन मिलता है, और अगर आपका आंसर, आपके सोल्यूशन जो आपने चैलेंज किया है वो सही निकलता है तो गेट अपनी आंसर की चेंज करता है। इसको चेंज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऐड करता है। जैसे गेट ने अगर पहले कभी 23 आंसर दे दिया एक क्वेश्चन का, और आपने चैलेंज किया और उसका आंसर बोला 46 है, तो गेट कभी ऐसा नहीं कहेगा कि इसका आंसर 46 है, अपनी आंसर की चेंज करेगा। गेट बोलेगा 23 एंड 46, बिकॉज ये चीज़ नेचुरल है। अगर आप, कुछ बच्चे अगर 23 रखे हैं तो वो तो चैलेंज नहीं करेंगे, और मानो उनका भी तरीका सही है, तो गेट ऑप्शन देता है पहले से कि जो पहले है वो आंसर तो रिटेन रहेगा ही रहेगा, और एक नया आंसर ऐड हो जाएगा उसमें। या फिर गेट ऐसा भी करता है, मार्क्स टू ऑल। ऑलराइट। अब ये इसका ब्रेकअप, क्या क्या ये सारे पॉइंट्स अपने कवर कर लिए। इसका ब्रेकअप कैसे होता है? टेक्निकल प्लस जनरल एप्टीट्यूड। अब टेक्निकल को अगर मैं फर्दर ब्रेक करना चाहूँ तो मैं किस में करूँगा? आपकी जो रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग है एक वो, और एक मैथमेटिक्स। ये फिक्स होते हैं इनके मार्क्स। ये 15 मार्क्स पेपर होगा, ये 70 मार्क्स होगा, और ये 15 मार्क्स होगा। टोटल इट मेक्स 100 मार्क्स। जिनके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है उनके लिए ब्रेकअप फिक्स नहीं होता, कम ज़्यादा हो सकता है। ऑलराइट, कि ये 68 का पूछ ले और ये 17 का पूछ ले, ऐसा भी पॉसिबल है। ऑब्वियसली जब इंजीनियरिंग का पार्ट है तो वो इंजीनियरिंग में काउंट होगा। सो ये था पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। मूविंग फॉरवर्ड, अप्रोच टूवर्ड सक्सेस। ये मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया और कुछ परसेंटेजेस असाइन किए हैं। इन परसेंटेजेस का कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है, इनका बस एक ये सिंबलाइज करते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे ये 5% है, ये 25% है, ये इसको मैंने 45% दिया है, और बचा हुआ 25% मैंने इसको दिया है। तो ये मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ कि अगर आपको एक अच्छी रैंक लानी है तो इन चारों फेजेस में कहाँ आपकी रैंक सबसे ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। प्लानिंग पे आपको कितना फोकस देना है, प्रिपरेशन पे कितना देना है, टेस्ट एंड एनालिसिस पे कितना देना है, और इंप्रूवमेंट विद कंटिन्यूस रिविजन कितना देना है। सबसे पहले प्लानिंग। तो स्टार्ट करते हैं, आपको प्लानिंग कैसे करनी है आपकी प्रिपरेशन। प्लानिंग में क्या होना चाहिए? प्लानिंग में आपके सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज होने चाहिए। सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज, वो आप कैसे करेंगे? सब्जेक्ट्स आप प्रायोरिटाइज करेंगे इनपुट आउटपुट रेशियो पे। अब ये इनपुट आउटपुट रेशियो मैंने एक टेक्निकल टर्म यूज़ कर दी, बट इसका ऐसा कुछ मतलब नहीं है। इनपुट मतलब आप अपना टाइम कितना इनपुट दे रहे हैं, उसको कितना टाइम लगा रहे हैं उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। आउटपुट मतलब गेट में कितने मार्क्स आप उससे गेन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। टेक्निकल में सॉइल मैकेनिक्स अराउंड आता है 15 मार्क्स का, लेकिन बहुत बहुत लेंदी लेंदी है। इजी है नो डाउट, बट लेंदी तो है। 15 चैप्टर्स होते हैं इसमें, अराउंड 15-16 चैप्टर्स। वहीं मैं बात करूँ ओपन चैनल फ्लो की, ये भी इजी सब्जेक्ट है, लेकिन ये आता है 4 to 6 मार्क्स। ये 10 to 15 होता है जनरली, ऐसा नहीं है 15 का ही आएगा। 4 to 6 मार्क्स। और इसमें कितने चैप्टर्स होते हैं? अराउंड 4 चैप्टर्स। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये बहुत जल्दी कवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसको करना चाहिए। हाईवे इंजीनियरिंग 4 चैप्टर्स, पूरा फॉर्मूला बेस्ड। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स आपको पहले करने चाहिए। ऑलराइट, ये जस्ट एक एग्जांपल था सिविल इंजीनियर्स के लिए, सिंस आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। तो ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, क्या क्या आपको करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ क्या हो जाती है? सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज हो गए, अब आपको आपका एक स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल में क्या क्या इंक्लूड होगा आपका? सिटिंग आवर्स,
और एक होता है मंथली, डेली एंड वीकली प्लान्स। आपको आपके प्लान को सेगमेंट में डिवाइड करना है। आपको पहले डिसाइड करना है कि मैं इस मंथ में कितना कवर कर लूँगा। फिर उस मंथ को आपको 4 वीक्स में डिवाइड करना है कि इस वीक में मैं ये कर लेता हूँ, इस वीक में मैं फिर ये कर लेता हूँ। ये भी आप डिसाइड कर लीजिए, ज़्यादा दूर का नहीं। जैसे 2 मंथ का कर लिया, इस मंथ में ये और इस मंथ में ये। फिर 2 मंथ में से 1 मंथ का आपने एक वीकली प्लान कर लिया। फिर एक वीक में जाके आपने नेक्स्ट 2-3 डेज प्लान कर लिया। जैसे आज है तो मैं कल और परसों का प्लान रखूँ कि मेरा परसों मुझे क्या करना है और उसके अगले दिन क्या करना है। 2 दिन का मैं प्लान रखूँ। अब इसमें क्या होता है, डेली डेली चेंजेस आते हैं। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है जो आपने प्लान किया है उस अकॉर्डिंग आप चलेंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया, आपने कुछ और पढ़ लिया या कुछ भी हो गया, आप वो नहीं कर पाए, तो आप डेली अपडेशन करते हैं आपके प्लान का। एक डायरी मेंटेन कर लीजिए जिसमें आप ये लिख लीजिए, जैसे मैंने ये कवर कर लिया तो टिक मार्क करते जाइए, जो नहीं कवर हुआ उसको नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कीजिए। और इसमें ट्राई कीजिए कि 1 डे आउट ऑफ 7 डेज वो प्लान मत कीजिए। जो 7 बचे हुए 6 दिन में आप कवर नहीं कर पाए उसको इस दिन कवर कीजिए। और इस दिन थोड़ा रिविजन भी। रिविजन तो साइमल्टेनियस चलना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट प्लानिंग में क्या क्या होना चाहिए, आपको आपके एक सिटिंग आवर्स फिक्स करने पड़ेंगे कि इतने आवर्स तो मुझे एक दिन के निकालने ही है। ज़रूरी है सुबह निकालो, रात को निकालो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बट निकलने चाहिए, चाहे जितनी देर भी निकले। 5 घंटे, 6 घंटे। लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए इतनी रैंक लाने के लिए, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, सबका दिमाग अलग अलग चलता है। आपको आपके जो ये प्लान्स हैं वो आपको अचीव करने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही प्लान कर रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा, तो आपको धीरे धीरे आपकी स्पीड का, आपके पेस का आइडिया लगने लगेगा और आप उसी हिसाब से सही परफेक्ट प्लान की तरफ जाएंगे कि अब जितना प्लान कर रहा हूँ उतना हो रहा है एक्चुअली डेली में। और अगर आप बहुत कम प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं आप उस प्लान को अचीव, तो आप धीरे धीरे बढ़ाइए। ऑलराइट, तो ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज कर लिए, आपने स्केड्यूल बना लिया, ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड, ये आपकी प्लानिंग मैंने बता दी। अब प्रिपरेशन, जिस हिसाब से आपने प्लानिंग की है उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है आपको। प्रिपरेशन में भी मैं 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। एक तो आपको गेट सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड करना है, उसको प्लानिंग में डालिए या प्रिपरेशन चालू करने से पहले करिए। गेट सिलेबस डाउनलोड, गेट सिलेबस डाउनलोड करके आपको एक एक चीज़ उसमें टिक मार्क करनी है कि मैंने ये कंप्लीट किया है, ये नहीं किया है, ये किया है, ये नहीं किया है, जिससे आपको आइडिया लगे कि आपने क्या छोड़ा है, क्या कवर किया है। ऑलराइट, बिकॉज आपको करनी क्या है प्रिपरेशन में, सिलेक्टिव स्टडी। सिलेक्टिव स्टडी क्यों करनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डायरेक्ट आप टॉप 10 में आने का सोचोगे ना, तो आप कोई भी बुक उठाओगे, आप उसमें से आप चाहोगे मैं कोई भी चीज़ ना छोड़ूं, और उस वजह से आपका जो कोर्स होगा वो लेंदी हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ऐसा करना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले, फिर मूव करते करते जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वापस फर्स्ट रिवीजन में आए तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करी, वापस सेकेंड रिवीजन करना है तो फिर कुछ चीज़ें ऐड करी, और लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कवर कर ली एट दी एंड। स्टार्टिंग में उन लीस्ट इंपॉर्टेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, बिकॉज क्या है, जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, जनरल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 15 मार्क्स का आता है। ऑलराइट, अब मैंने लगाए 40 आवर्स टू कवर सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, लेकिन मैंने करी सेलेक्टिव स्टडी, मैंने निकाल लिए 10 मार्क्स। अब आपको पता है, आप जब लीस्ट इंपॉर्टेंट कवर करोगे ना, तो अगले 10 आवर्स में आपका 1 मार्क कवर होगा। तो आप देख लो इनपुट आउटपुट रेशियो कितना क्या है। तो ऐसे नहीं जाना आपको हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट जो गेट पूछते आ रहा है वो कवर करते जाओ, कवर करते जाओ। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फर्स्ट रीडिंग में आपने जैसे कोई भी चैप्टर चालू किया, जैसे मैं आपको बता रहा था सॉइल मैकेनिक्स है, में आपने चैप्टर कौन सा चालू किया है, शैलो फाउंडेशन, ठीक है। तो आप फर्स्ट रीडिंग में क्या करोगे, पूरा रीड करोगे। कुछ चीज़ें जो समझ आ रही है, जो नहीं आ रही वो नहीं आ रही। फर्स्ट रीडिंग रीड किया, ऑलराइट। ट्राई करो समझते समझते करने का। फर्स्ट रीडिंग में एक्चुअली सब कुछ समझ नहीं आता, तो ऐसा नहीं है नहीं समझ आ रहा तो आप स्किप करते जा रहे हो, कोशिश करो समझने की। बट स्टिल नहीं आ रहा तो उसको एक बार मार्क करके आगे बढ़ो, और ऐसे करके आपने कंप्लीट किया। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर का, सॉइल मैकेनिक्स के सेलो फाउंडेशन के, आप खोलो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन लगाओ, आपसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। फिर जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो ठीक, जो नहीं हो रहे वो कौन से टॉपिक से हैं, वो टॉपिक्स कवर करो सारे अच्छे से। फिर जब वापस आप सेकंड रीडिंग में जा रहे हो, यहाँ पे आपकी सेकंड रीडिंग स्टार्ट होगी। सेकंड रीडिंग में जिनके क्वेश्चंस हो गए उनकी तो आपको क्या करनी है, रिवीजन। मतलब जो फर्स्ट रीडिंग में आपने सब कुछ पढ़ लिया, जो समझ आ गया उसके क्वेश्चन हो गए। अब सेकंड रीडिंग में आया तो जो समझ आ गया उसका रिवीजन, मतलब सब कुछ पढ़ना है, कहने का मतलब जो समझ आ गया है, जो नहीं आया उसको क्या करना है, आपको समझना है, अंडरस्टैंड। तो ऐसे आपको करना है। ये सब ये हो गया आपका जैसे चैप्टर कंप्लीट, और आपको पता लग गया प्रीवियस ईयर से कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब जैसे कुछ आपने सर्कल मार्क किया, आपको इस फर्स्ट रीडिंग में आपको समझ नहीं आई कोई चीज़, आपने उसको सर्कल मार्क करके आप आगे बढ़ गए, लेकिन गेट ने उसमें से कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं, कभी आता ही नहीं है, तो उसको एक बार रेड मार्क ही रहने दो, उसको बाद में करेंगे जब टाइम मिला, जब वापस थर्ड रीडिंग के लिए आए, जब रिविजन के लिए आए और लगा कि हाँ चलो कुछ नया पढ़ते हैं, तब उसको करेंगे। ऑलराइट, थर्ड रीडिंग। एक्चुअली थर्ड रीडिंग भी डिफरेंट होती है, वो कैसे होती है मैं बताऊंगा आपको। जैसे आपने शेलो फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया, ऐसे करते करते आपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए, ऑल चैप्टर्स, तो आपकी पूरी क्या कंप्लीट हो गई, सॉइल मैकेनिक्स, ये आपने पूरी कंप्लीट कर ली। तो अब क्या करना है, अब आपको ये करना है, हर चैप्टर के बाद आपने एक प्रीवियस ईयर्स लगा लिए, तो एक फर्स्ट प्रीवियस ईयर्स, फर्स्ट टाइम आपके प्रीवियस ईयर्स हो गए हैं। ऑलराइट, अब आपको इन वन गो फर्स्ट टाइम प्रीवियस ईयर्स हो गए का मतलब क्या, सारे चैप्टर्स इस सब्जेक्ट के कंप्लीट हो गए हैं। अब इन वन गो आपको पूरे सॉइल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर्स लगाने हैं, इन वन गो मतलब सारे चैप्टर्स, बीच में आपको बुक नहीं खोलनी, रिवाइज नहीं करना, और आपको देखना है आपको कितना रिटेन रहता है, कितना रिटेन नहीं रहता। पहले आप रिविजन कर सकते हैं, एक बार रिवाइज करके दे दो, या फिर आप श्योर हैं कि नहीं मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो बाद में कर लो, तो ऐसा सीन है। तो आपको ऐसे आपकी प्रिपरेशन करनी है, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, ऐसे करते करते पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, फिर सेकेंड सब्जेक्ट में स्विच करना है। अब आपने जब सेकेंड सब्जेक्ट चालू किया है, तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट सब्जेक्ट का रिविजन एटलीस्ट वीक में एक प्लान, वीकली प्लान करो उसको, एटलीस्ट एक बार होना चाहिए वीक में प्लान, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, और ये डीमोरलाइज डीमोटिवेट होने का कारण भी होता है, कि आप एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट स्विच करते हो तो आप पहला सब्जेक्ट भूलने लगते हो, तो भूलने लगते हो तो आपको लगता है ऐसे तो 13-14 सब्जेक्ट्स हैं सिविल के, तो कैसे कंप्लीट होंगे, और आप डीमोटिवेट होना चालू होते हो कि कैसे लाऊंगा मैं, कैसे रैंक अचीव करूंगा। तो ये एक, आप देख रहे हो कितना सिस्टमैटिक है, ऑल्दो आपको सब पता होता है कि आपको क्या करना है, रिविजन करना है, ये करना है, बट सिस्टमैटिकली आपको कुछ नहीं पता होता, सिस्टमैटिकली आपके दिमाग में फीड नहीं होता कुछ भी कि मेरे को कब क्या करना है। तो बस मैं वही बता रहा हूँ कि आपको कब क्या करना है, कैसे प्रीवियस ईयर्स करने हैं, कैसे। अब आपके टोटल 3 बार प्रीवियस ईयर्स होंगे, कैसे होंगे, फर्स्ट तो आपने चैप्टर वाइज किए, सेकंड आपने सब्जेक्ट वाइज किए, हो गए 2 बार इन वन गो। अब थर्ड कब होंगे, जब आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, एक बार आपने पूरी सेलेक्टिव स्टडी कर ली है, तो इन वन गो आप पूरे प्रीवियस ईयर सारे सब्जेक्ट्स के एक साथ लगाना चालू करेंगे। और आई कैन बेट जब आप तीसरी बार लगा रहे होगे ना, तो आप सारे प्रीवियस ईयर टच भी नहीं करोगे, आप देख के आपको इसका आंसर और इसका तरीका पता होगा। और ये चीज़ बेस्ट होती है, ऐसा नहीं है कि रट गए तो मैं वापस क्वेश्चन क्यों लगा रहा हूँ, बट आपके दिमाग में सारे जब पैटर्न फीड हो जाएंगे कि आपको क्वेश्चन देखते ही आपको मालूम रहेगा, जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा, इसके 4 ऑप्शन देखे, तो पहले तो आपके दिमाग में आंसर पता होगा कि इसका आंसर सी है, ये तो मैंने किया था। और जैसे ही आपके दिमाग में इंटिक होगा ना, साइड में आपके तरीका आ जाएगा, इसमें तो ये करके फिर ये करके फिर ये करके और ये करना है, और ऐसे आंसर आएगा, तो आप उसको टच ही नहीं करोगे, आपको पता है मैं इसको क्यों कैलकुलेट करूँ। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपने, जिनमें आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आपको आता था लेकिन आपने गलत किया, फिर सेकंड बार वापस कभी आए फिर गलत किया, आंसर तो याद हो गया, तरीका भी याद हो गया क्योंकि बार बार उसका पीछे जाके आपने सोल्यूशन देखा। तो ऐसा नहीं है कि थर्ड टाइम में आप उसको करो ही मत, जब तक वो फर्स्ट एक बार हाथ से सही नहीं हो जाता तब तक उसको करते रहो क्वेश्चंस को। आपको चाहे तरीका पता है, कुछ भी पता है, आपको लग रहा है कि यार मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ, जब मुझे पता ही है वैल्यूज क्या क्या आनी, स्टिल एक बार सही आना चाहिए और तरीका आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। अब इसको रटाफिकेशन बोल लो या कुछ भी बोल लो, बट ऐसा हो जाना चाहिए, तब मतलब आपकी प्रिपरेशन पूरी है। राइट, तो प्लानिंग हो गया, प्रिपरेशन हो गया, अब टेस्ट एंड एनालिसिस। अब आप यहाँ देख रहे हो 5%, 25%, तो मैंने 45%, सबसे ज़्यादा